Assalamualaikum. This is from Operating System Schoolings. In this video, I'll discuss Operating System chapter number 1, that is Introduction. Here, lecture contents of this chapter number 1. So, first of all, what is Operating System? क्योंकि हम ऑपरेटिंग सिस्टम का इंट्रोडक्शन यहाँ पे ले रहे हैं तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर यूजर और कंप्यूटर हार्डवेयर के दरमियान एक इंटरमीडियरी है। इंटरमीडियरी मीन्स के कंप्यूटर यूज करने वाला जब तक कंप्यूटर को यूज नहीं कर सकता जब तक उसके पास ऑपरेटिंग सिस्टम ना हो। ऑपरेटिंग सिस्टम के बगैर कंप्यूटर हार्डवेयर हमारे पास यूजलेस है। जब तक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होगा हमारे पास हार्डवेयर यूजलेस है, और अगर हमारे पास एक ऑपरेटिंग सिस्टम हो और हार्डवेयर ना हो, ऑपरेटिंग सिस्टम को चलाने के लिए कोई हार्डवेयर ना हो तो ऑपरेटिंग सिस्टम यूजलेस है। तो दोनों चीज़ें एक दूसरे के लिए ज़रूरी हैं, तो इसलिए हार्डवेयर के साथ ऑपरेटिंग सिस्टम होना ज़रूरी है। ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ अ रिसोर्स एलोकेटर। रिसोर्स एलोकेटर मीन्स के रिसोर्सेज होती हैं हमारे पास कुछ, जैसे फाइल्स हो गई, मेमोरी हो गई, हार्डवेयर हो गया, ये सब रिसोर्सेज हैं। तो जब हम एप्लीकेशन वगैरह कुछ चलाते हैं, कोई भी प्रोसेस चल रहा होता है तो उसको रिसोर्सेज चाहिए होती हैं। हम एक साथ काफ़ी सारी एप्लीकेशंस यूज़ कर रहे होते हैं तो सबको कुछ ना कुछ रिसोर्सेज चाहिए होती हैं। तो ऐसा ना हो कि मैसी काम हो जाए, तो इसलिए यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम उन रिसोर्सेज को मैनेज कर रहा होता है। मैनेज करते हुए हर प्रोसेस को रिसोर्स एलोकेट करता है। डिसाइड्स बिटवीन कॉन्फ्लिक्टिंग रिक्वेस्ट फॉर एफिशिएंट एंड फेयर यूज। ये वही मतलब है कि कॉन्फ्लिक्टिंग रिक्वेस्ट ना हो, यानी अगर दो एप्लीकेशन एक साथ चल रही हैं और उनको किसी रिसोर्स की ज़रूरत है, किसी सेम रिसोर्स की, तो ऑपरेटिंग सिस्टम का ये काम होगा कि वो देखे कि पहले किसको उसमें सर्व करना है और बाद में किसको सर्व करना है। देन ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ कंट्रोल प्रोग्राम। कंट्रोल प्रोग्राम भी वही बात है कि जब हमारे पास एग्जीक्यूशन हो रही होती है बहुत सारे प्रोग्राम्स की, तो उनको कंट्रोल वे में लेकर चलना, कोई एरर ना आ जाए, कोई इम्प्रॉपर यूज़ ना हो जाए मेमोरी का, या किसी भी कंप्यूटर के अंदर जो मेमोरी वगैरह होती है उसका इम्प्रॉपर यूज़ ना हो जाए। ये सब कुछ देखते हुए ऑपरेटिंग सिस्टम को कंट्रोल करना पड़ता है। ऑपरेटिंग सिस्टम एक मैनेजर के तौर पे होता है। जैसे मैनेजर को हर काम देखना होता है, इसी तरह ऑपरेटिंग सिस्टम को कंप्यूटर के अंदर परफॉर्म होने वाली तमाम एक्टिविटीज़ पर नज़र रखनी होती है। The one program running at all times on the computer is the kernel. कर्नल यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट टर्म है जिसको हम इंट्रोड्यूस करेंगे। कर्नल एक ऐसा प्रोग्राम है जो कि बैक एंड पे मुसलसल रन हो रहा होता है। जब से हम अपना पीसी या लैपटॉप ऑन करते हैं तब से वो बैक एंड पे रन कर रहा होता है और वो रन करता रहता है। एवरीथिंग एल्स इज ईदर अ सिस्टम प्रोग्राम और एन एप्लीकेशन प्रोग्राम। इस कर्नल प्रोग्राम के अलावा हमारे पास कुछ सिस्टम प्रोग्राम्स होते हैं या कुछ एप्लीकेशन प्रोग्राम्स होते हैं। हमारे पास दो मोड्स होते हैं, यूजर मोड होता है, एक कर्नल मोड होता है। यूजर मोड के अंदर हमारे एप्लीकेशन प्रोग्राम्स वगैरह होते हैं और कर्नल मोड के अंदर ये कर्नल प्रोग्राम रन कर रहा होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम गोल्स। ऑपरेटिंग सिस्टम के गोल्स क्या क्या हैं? ऑपरेटिंग सिस्टम यूजर प्रोग्राम्स को एग्जीक्यूट करता है और यूजर को अपनी प्रॉब्लम्स को ईजियर वे में सॉल्व करने की अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है। मेक द कंप्यूटर सिस्टम कन्वीनियंट टू यूज। कंप्यूटर सिस्टम को कन्वीनियंटली हम यूज़ कर सकते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम होगा तभी हम कन्वीनियंटली उसको कंप्यूटर सिस्टम को यूज़ कर सकेंगे। कंप्यूटर हार्डवेयर को एफिशिएंट मैनर के अंदर हम यूज़ कर सकते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम उसको मैनेज करेगा और हम एफिशिएंट मैनर में उसको यूज़ करेंगे। अब कंप्यूटर सिस्टम स्ट्रक्चर। कंप्यूटर सिस्टम को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। हार्डवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम, एप्लीकेशन प्रोग्राम्स एंड यूजर्स। हार्डवेयर हमारे पास कंप्यूटिंग रिसोर्सेज हमारी, जैसे सीपीयू हो गया, मेमोरी, आईओ डिवाइसेस, ये सब कुछ हमारा हार्डवेयर में आता है। फिर ऑपरेटिंग सिस्टम वही कंट्रोल करता है, कोऑर्डिनेट करता है एप्लीकेशन प्रोग्राम्स, यूजर प्रोग्राम्स के दरमियान, जो मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि कंप्यूटर को हमें यूज़ करने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम होना ज़रूरी है। हार्डवेयर यूज़ करने के लिए बेसिकली ऑपरेटिंग सिस्टम का होना ज़रूरी है। एप्लीकेशन प्रोग्राम्स भी हमारे पास होना उतना ही ज़रूरी है जितना कि हार्डवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम का होना ज़रूरी है। जब तक एप्लीकेशन प्रोग्राम्स नहीं होंगे, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करेगा?
हम किसी न किसी एप्लीकेशन प्रोग्राम पे ही काम कर रहे होते हैं, तो जब वो होगी तभी सिस्टम की रिसोर्सेज सही तरीके से यूज़ हो सकेंगी, ऑपरेटिंग सिस्टम उनको मैनेज कर सकेगा, वरना फिर ऑपरेटिंग सिस्टम आइडल रहेगा, उसके पास कोई काम नहीं होगा करने को। एप्लीकेशन प्रोग्राम्स हमारे वही हैं, वर्ड प्रोसेसर्स, कंपाइलर्स, वेब ब्राउज़र्स, डेटाबेस सिस्टम्स, वीडियो गेम्स वगैरह। फिर हम आते हैं अब यूज़र्स पे। यूज़र्स हमारे पास सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है। यूज़र्स ही जब तक नहीं होंगे तब तक कंप्यूटर सिस्टम को यूज़ करने वाला ही कोई नहीं होगा। पीपल्स, मशीन, अदर कंप्यूटर्स, ये सब यूज़र्स हो सकते हैं। जैसे एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर से कम्युनिकेट कर सकता है किसी नेटवर्क पे होके, तो ये एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर के लिए यूज़र है। कोई मशीन्स आपस में कनेक्ट हो सकती हैं और इंडिविजुअल ह्यूमन, वो भी कंप्यूटर सिस्टम के यूज़र हो सकते हैं। तो कंप्यूटर सिस्टम को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, हार्डवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम, एप्लीकेशन प्रोग्राम्स एंड यूज़र्स। ये इसकी डायग्राम है जिसके अंदर इलस्ट्रेट किया हुआ है कि सबसे पहले कंप्यूटर हार्डवेयर है, फिर सिस्टम एंड एप्लीकेशन प्रोग्राम्स हैं और ये सब यूज़र्स हैं। तो देखें ऑपरेटिंग सिस्टम जो है ये इन सब के दरमियान मौजूद है, इन सब को यही मैनेज कर रहा है, तो ये इंटरमीडिएरी हो गया इन सब के लिए। अब आते हैं हम कंप्यूटर स्टार्टअप पे। कंप्यूटर स्टार्टअप के वक्त क्या होता है? बूटस्ट्रैप प्रोग्राम इज लोडेड एट पावर अप और रीबूट। जब हम पावर बटन प्रेस करते हैं तो सिग्नल जो है वो मदरबोर्ड पे जाते हैं। मदरबोर्ड पे एक सॉफ्टवेयर होता है फर्मवेयर, ये लिखा है ना, टिपिकली स्टोर्ड इन रोम और ईपीरोम, जनरली नोन एज फर्मवेयर। जब सिग्नल मदरबोर्ड पे जाते हैं पीसी ऑन करते हुए, तो वो फर्मवेयर सॉफ्टवेयर जो रोम या ईपीरोम के अंदर होता है वो बायोस को लोड करता है। बायोस मीन बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। ये बायोस को लोड करने का मकसद ये है कि जितने भी हमारे पास हार्डवेयर डिवाइसेस हैं वो उनको चेक कर ले और अवेलेबल कर दे। फिर बायोस के साथ ही उसका एक अपना फंक्शन होता है, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट, पोस्ट का फंक्शन। पोस्ट फंक्शन रन होता है और फिर ये फंक्शन रन होने के बाद एक सिंगल बीप आती है जिससे हमें पता लग जाता है कि हमारा अब ऑपरेटिंग सिस्टम हमारा ओके है। फिर ये बायोस जो होता है ये बूट स्ट्रैप या बूट लोडर प्रोग्राम को सर्च करता है बूट डिस्क के ऊपर। बूट स्ट्रैप प्रोग्राम या बूट लोडर प्रोग्राम बूट डिस्क पे प्लेस होता है, बायोस उसको सर्च करता है और जब उसको वो लोकेट हो जाता है, बूट लोडर मिल जाता है बायोस को, तो वो मेन मेमोरी के अंदर बूट डिस्क से उस बूट स्ट्रैप प्रोग्राम को मेन मेमोरी में ले आता है। फिर बूट लोडर जो होता है मेन मेमोरी में आने के बाद वो ऑपरेटिंग सिस्टम कर्नल को लोकेट करता है कि कर्नल पार्ट कौन सा है, ऑपरेटिंग सिस्टम का कर्नल पार्ट कौन सा है, और वो फिर उसको भी मेन मेमोरी में ले आता है। अब जब वो मेन मेमोरी में आ जाता है कर्नल पार्ट, तब हमारा सिस्टम बिल्कुल रेडी है और अब हम उस पर काम कर सकते हैं। ये वही कर्नल है जिसकी पीछे बात की थी। कर्नल एक ऐसा प्रोग्राम है जो कंटिन्यूअसली रन कर रहा होता है बैकएंड पे, ठीक है। और अगर सिस्टम हमारा जब पावर ऑन सेल्फ टेस्ट रन होता है और सिंगल बीप नहीं आती, अगर सिस्टम ओके नहीं होता उस वक्त, तो हमारे पास मल्टीपल बीप्स आती है या एक लॉन्ग बीप आती है जिससे हमें पता लग जाता है कि सिस्टम में कोई ना कोई प्रॉब्लम है। तो यहाँ पे ये 3 पॉइंट्स यही है कि टिपिकली स्टोर्ड इन रोम एंड ईपीरोम, जनरली known as firmware, initializes all aspects of the system, loads operating system kernel and starts execution। ये पूरी वही चीज़ें हैं जो मैंने आपको बता दी हैं। अब हम नेक्स्ट पे जाते हैं। अब कंप्यूटर सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन। कंप्यूटर सिस्टम किस तरह ऑर्गेनाइज होता है? कंप्यूटर सिस्टम में हमारे पास सीपीयू आ गया, डिस्क कंट्रोलर्स आ गया, यूएसबी कंट्रोलर आ गया, ग्राफिक्स अडेप्टर एंड मेमोरी। कंप्यूटर सिस्टम में एक से ज़्यादा सीपीयूज हो सकते हैं, डिवाइस कंट्रोलर हो सकते हैं, हर डिवाइस का एक अपना कंट्रोलर होता है। तो ये सब जो डिवाइसेस हैं हमारे पास, ये एक कॉमन बस के थ्रू शेयर्ड मेमोरी को एक्सेस कर रही होती हैं। एक मेमोरी यहाँ पर है और ये मेमोरी इन सब के साथ शेयर हो रही है। कंकरेंट एग्जीक्यूशन ऑफ सीपीयूज एंड डिवाइसेस कंपीटिंग फॉर मेमोरी साइकिल्स। हमारे पास सीपीयू के दरमियान और डिवाइसेस के दरमियान कंकरेंट एग्जीक्यूशन हो रही होती है। अभी वो हम आगे पढ़ेंगे तब वो समझ में आ जाएगी बात। कंप्यूटर सिस्टम ऑपरेशन।
IO devices and the CPU can execute concurrently। ये वही बात है कि इनपुट आउटपुट डिवाइसेस और CPU हम concurrently execute कर सकते हैं। यानी कोई एक एप्लीकेशन प्रोग्राम ने उसने IO की रिक्वेस्ट की है, यानी इनपुट आउटपुट डिवाइसेस की रिक्वेस्ट की है, तो वो रिक्वेस्ट वहाँ जाएगी इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के पास और वहाँ फुलफिल हो जाएगी। जब तक CPU कोई ना कोई किसी दूसरे एप्लीकेशन प्रोग्राम या किसी दूसरे प्रोसेस की रिक्वेस्ट को सर्व कर रहा होगा, तो दोनों चीज़ें कंकरेंटली चल रही होती है। कंकरेंटली मीन्स इंटरलीविंग मतलब वन आफ्टर द अदर। के सीपीयू के पास एक रिक्वेस्ट आई आईओ की, उसने आईओ के पास भेज दी, अब वो आईओ पे चल रही है, इतने में सीपीयू किसी और को सर्व करेगा। ईच डिवाइस कंट्रोलर इज इन चार्ज ऑफ अ पर्टिकुलर डिवाइस टाइप। डिवाइस कंट्रोलर, हर डिवाइस का एक डिवाइस कंट्रोलर होता है, वो उसको इंचार्ज कर रहा होता है। हर डिवाइस कंट्रोलर का एक लोकल बफर होता है। बफर एक हाँ बस टेम्पररी स्टोरेज होता है जिसके अंदर कुछ टेम्पररी डेटा स्टोर करते हैं। CPU moves data from to main memory to from local buffers। CPU जो है वो मेन मेमोरी से बफर के अंदर, बफर से मेन मेमोरी के अंदर डेटा को मूव करवाता है। IO is from the device to local buffer of controller। इनपुट आउटपुट डिवाइस से लोकल बफर में जाता है डेटा। डिवाइस कंट्रोलर इन्फॉर्म्स CPU that it has finished its operation by causing an interrupt। अब इंटरप्ट क्या होती है? यहाँ पे एक नई टर्म आई है, इंटरप्ट हमारे पास हार्डवेयर ड्रिवन होती है। यानी जब हार्डवेयर अपना कोई काम कर लेता है और उसे बताना होता है सॉफ्टवेयर को, ऑपरेटिंग सिस्टम को, कि उसने अपना काम परफॉर्म कर लिया है, तो वो एक इंटरप्ट जनरेट करता है। इंटरप्ट एक मैसेज, समझ लें कि इंटरप्ट एक मैसेज होता है कि सीपीयू को इन्फॉर्म हो जाए कि भाई डिवाइस ने अपना काम पूरा कर लिया। तो यहाँ पे ये बात लिखी हुई है कि डिवाइस कंट्रोलर इन्फॉर्म सीपीयू, डिवाइस कंट्रोलर सीपीयू को इन्फॉर्म करता है कि उसने अपना काम कर लिया। किसके थ्रू? इंटरप्ट के थ्रू। इंटरप्ट जनरेट होती है। कॉमन फंक्शंस ऑफ इंटरप्ट्स। अब इंटरप्ट्स को किस तरह सर्व किया जाता है या उनकी प्रोसेस होने की क्या, किस तरह वो प्रोसेस होती है? इंटरप्ट ट्रांसफर्स कंट्रोल टू द इंटरप्ट सर्विस रूटीन generally through the interrupt vector which contains the addresses of all the service routines। जब कोई इंटरप्ट आती है तो वो इंटरप्ट जो है इंटरप्ट सर्विस रूटीन को ट्रांसफर होती है, जिसके थ्रू वो प्रोसेस होती है। इंटरप्ट वेक्टर हमारे पास एक एरे है जिसके अंदर एड्रेसेस ऑफ ऑल द सर्विस रूटीन सेव होते हैं। इंटरप्ट आर्किटेक्चर मस्ट सेव द एड्रेस ऑफ द इंटरप्टेड इंस्ट्रक्शन। इसका मतलब ये है कि हमारे पास सीपीयू कभी भी आइडल नहीं होता, वो हर वक्त कोई ना कोई काम कर रहा होता है। तो जब कोई इंटरप्ट आती है सीपीयू के पास, तो वो अपना जो काम कर रहा होता है उसको वो रोक देता है। इंटरप्ट जो है, जो पहले से काम हो रहा होता है उसको रोक देती है। तो इंटरप्ट जब आती है, जो पहले से काम हो रहा होता है वो रुक जाता है और फिर ऑपरेटिंग सिस्टम उस इंटरप्ट को सर्व करता है। लेकिन जो काम रुक गया उसका भी डेटा हमें कहीं ना कहीं स्टोर चाहिए, ताकि जब वो इंटरप्ट को सर्व कर दे उसके बाद उसे वापस अपनी वो काम पे आना है जो वो छोड़ के गया था सीपीयू। तो इसलिए जो काम वो कर रहा होता है डेटा उसके डेटा को वो कहीं ना कहीं सेव करता है। तो इंटरप्ट का ये आर्किटेक्चर है कि जब भी कोई इंटरप्ट आती है तब सीपीयू जो है अपने जो काम कर रहा होता है उसको कहीं ना कहीं सेव करता है और फिर उस आर्किटेक्चर इंटरप्ट को सर्व करता है। फिर जब वो इंटरप्ट सर्व कर देता है, फिर वापस वो रिज्यूम करता है और वहाँ जहाँ वो सेव करता है अपना डेटा, वहाँ से वो डेटा लेके दोबारा से वो अपनी एग्जीक्यूशन स्टार्ट कर देता है। इनकमिंग इंटरप्ट्स are disabled while another interrupt is being processed to prevent a loss interrupt। यानी जब एक इंटरप्ट चल रही हो तो हम बाकी आने वाली इंटरप्ट्स को डिसेबल कर दें ताकि जो इंटरप्ट चल रही है वो लॉस ना हो। क्योंकि अभी हमने बात की कि इंटरप्ट जो है सीपीयू की एग्जीक्यूशन जो कर रहा होता है उसको रोक देती है। तब एक इंटरप्ट चल रही होगी और दूसरी आएंगी तो वो इंटरप्ट रुक जाएगी, इसलिए हम बाकी इंटरप्ट्स को डिसेबल करते हैं और सिर्फ एक इंटरप्ट एट अ टाइम चल रही हो। A trap is software generated interrupt caused either by an error or a user request। हमने एक इंटरप्ट हमने यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया। अभी हम ट्रैप एक टर्म है जिसको हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। ट्रैप भी एक इंटरप्ट ही होती है, लेकिन जो सॉफ्टवेयर जनरेटेड मैसेजेस होते हैं या सॉफ्टवेयर जो जनरेट करता है सीपीयू की तरफ कोई भी मैसेज, उसको हम ट्रैप कहते हैं। वो ट्रैप क्यों आती है? वो कोई ना कोई एरर होता है, हम ड्यूरिंग अपना कोई काम कर रहे हैं तो उसके दरमियान कोई एरर आया तो ट्रैप जनरेट होगी, या यूजर कोई रिक्वेस्ट करेगा तो ट्रैप जनरेट होगी।
तो सॉफ्टवेयर जनरेटेड इंटरप्ट्स जो होती हैं उनको हम ट्रैप कहते हैं, और हार्डवेयर ड्रिवन जो इंटरप्ट्स होते हैं उनको हम इंटरप्ट से कहते हैं। जो मैसेजेस हार्डवेयर दे रहा होता है सीपीयू को, उसको हम इंटरप्ट कहते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम इज इंटरप्ट ड्रिवन। ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो इंटरप्ट ड्रिवन होता है। अब इंटरप्ट को किस तरह हैंडल किया जाता है? ऑपरेटिंग सिस्टम प्रिजर्व्स द स्टेट ऑफ द सीपीयू बाय स्टोरिंग रजिस्टर्स एंड द प्रोग्राम काउंटर। ये वही बात है कि ऑपरेटिंग सिस्टम जो है सीपीयू जो काम कर रहा है इस वक्त, जो करंटली काम कर रहा है, कोई इंटरप्ट आई है तो ऑपरेटिंग सिस्टम उसकी डेटा को स्टोर करेगा कहीं ना कहीं और फिर आने वाली इंटरप्ट को सर्व करेगा। डिटरमिन विच टाइप ऑफ इंटरप्ट हैज अकर्ड। अब बस इंटरप्ट दो टाइप्स की होती है, पोलिंग और एक वेक्टर्ड। पोलिंग इंटरप्ट में होता ये है कि जो सीपीयू है वो खुद डिवाइसेस को चेक करता है कि किसी डिवाइस को किसी सर्विस कोई सर्विस तो नहीं चाहिए। पोलिंग इंटरप्ट हमारे पास ये होती है कि सीपीयू खुद चेक करे डिवाइसेस को कि किसी डिवाइस को कोई सर्विस तो नहीं चाहिए। और वेक्टर इंटरप्ट सिस्टम में ये होता है कि डिवाइस खुद सीपीयू को नोटिफाई करती है कि उसे कोई ना कोई रिसोर्स चाहिए या सर्विस चाहिए। तो हमारे पास ये टू टाइप्स की इंटरप्ट होती है, पोलिंग और वेक्टर। सेपरेट सेगमेंट्स ऑफ कोड डिटरमिन व्हाट एक्शन शुड बी टेकन फॉर ईच टाइप ऑफ इंटरप्ट। अब इसके लिए भी इंटरप्ट्स को जो एक्शन हम इंटरप्ट्स पे लेते हैं वो कोई ना कोई कोड के थ्रू ही होता है। तो जब भी इंटरप्ट आती है तो उसके लिए कोई ना कोई सेपरेट सेगमेंट्स ऑफ कोड होते हैं कि क्या एक्शन लेना है, किस इंटरप्ट पे क्या एक्शन लेना है। आईओ स्ट्रक्चर, इनपुट आउटपुट का भी हमारे पास एक स्ट्रक्चर है। इसमें भी हमारे पास दो केसेस हैं। आफ्टर आईओ स्टार्ट्स कंट्रोल रिटर्न यूजर प्रोग्राम ओनली अपॉन आईओ कंप्लीशन। इसमें ये बात हो रही है कि कोई रिक्वेस्ट आई आईओ की तो जो ऑपरेटिंग सिस्टम होगा वो आईओ को रिक्वेस्ट सेंड कर देगा। तो जब आईओ स्टार्ट हो जाए तो कंट्रोल यूजर प्रोग्राम के पास रिटर्न ना हो। कब तक? जब तक आईओ कंप्लीट ना हो जाए। तो इस ड्यूरेशन में कि जब तक आईओ कंप्लीट हो रही है सीपीयू तो आइडल हो गया, उसका तो मकसद फिर नहीं रहा। सीपीयू को तो यही मकसद है ना कि वो मुस्तकिल काम करता रहे, इससे हमारी एफिशिएंसी बढ़ती है। तो सीपीयू आइडल हो गया कि जब तक उसको आईओ कंप्लीट नहीं होगी तब तक वो यूजर प्रोग्राम को रिटर्न नहीं करेगा। इसमें वेट लूप लग जाता है कि सीपीयू वेट कर रहा है, मुसलसल वेट कर रहा है कि जब तक आईओ कंप्लीट नहीं हुई तब तक उसे वेट करना है। तो एक केस हमारे पास ये हो गया कि जब आईओ स्टार्ट हो जाए तब कंट्रोल जो है वो यूजर प्रोग्राम को ना हो जब तक वो आईओ कंप्लीट ना कर ले। दूसरा का केस हमारे पास ये है कि आईओ स्टार्ट हो जाए और यूजर प्रोग्राम को कंट्रोल मिल जाए, वो वेट ना करे कि आईओ कंप्लीट हुई है या नहीं हुई। अब सिस्टम कॉल क्या होती है? सिस्टम कॉल हमारे पास रिक्वेस्ट टू द ऑपरेटिंग सिस्टम टू अलाउ यूजर टू वेट फॉर आईओ कंप्लीशन। सिस्टम कॉल्स जनरेट होती हैं ऑपरेटिंग सिस्टम को रिक्वेस्ट करने के लिए कि वो आईओ की कंप्लीशन का वेट ना करे, अपना काम परफॉर्म करता रहे। डिवाइस स्टेटस टेबल में, डिवाइस स्टेटस टेबल में हमारे पास हर डिवाइस का अलग स्टेटस टेबल होता है और उसके अंदर उसके अपने कुछ पर्टिकुलर एट्रीब्यूट्स होते हैं जो कि उसका टाइप हो गया, एड्रेस हो गया और स्टेट हो गया। डिवाइस स्टेटस टेबल में सारी चीज़ें होती है जिनके डिवाइसेस का स्टेटस मालूम कर सकते हैं कि कौन सी डिवाइस यूज में है, कौन सी यूज में नहीं है। डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस स्ट्रक्चर, डीएमए। डीएमए जो है वो इंटरप्ट ड्रिवन की प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। इंटरप्ट ड्रिवन में हमारे पास ये प्रॉब्लम आती है इंटरप्ट ड्रिवन में प्रॉब्लम ये होती है कि वो स्लो होता है डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस स्ट्रक्चर से। इंटरप्ट ड्रिवन में जब इंटरप्ट आती है तो डिवाइस ड्राइवर जो है वो डिवाइस कंट्रोलर को इन्फॉर्म करता है कि बफर में डेटा मौजूद है। फिर वो डिवाइस कंट्रोलर जो है वो सीपीयू को इन्फॉर्म करते हैं। फिर सीपीयू उस डेटा को मेन मेमोरी के अंदर लेके जाता है। तो ये कितना लंबा प्रोसीजर होता है जब एक इंटरप्ट आती है। कोई भी हार्डवेयर
इंटरप्ट भेजता है सीपीयू को, तो इतना लंबा प्रोसेस होता है। तो इस चीज़ को पता करने के लिए बस डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस स्ट्रक्चर आया कि यहाँ से डायरेक्ट डेटा जो है वो मेमोरी में चले जाए विदाउट द इंटरवेंशन ऑफ सीपीयू का उसमें कोई काम ना हो। Used for high-speed I/O devices able to transmit information at close to memory speed. Device controller transfers block of data from buffer storage directly to main memory without CPU intervention. Only one interrupt is generated per block rather than one interrupt per byte. अभी मैंने बताया कि इंटरप्ट ड्रिवन जो स्लो होता है डायरेक्ट मेमोरी से, वो इसीलिए स्लो होता है कि इंटरप्ट में इतना लंबा प्रोसीजर होता है और डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस में हम डायरेक्ट जो है वो डिवाइस के बफर से डेटा हम मेमोरी में भेज दें। इसका डीएमए का एक और बेनिफिट ये है कि जब डेटा जा रहा होता है तो वो ब्लॉक बाय ब्लॉक जाता है। मेमोरी के अंदर डेटा ब्लॉक बाय ब्लॉक जाता है और इंटरप्ट ड्रिवन में डेटा बाइट बाय बाइट जाता है। फास्ट है और इंटरप्ट ड्रिवन स्लो है। ब्लॉक्स बड़े होते हैं, बाइट छोटी होती है, तो ब्लॉक बाय ब्लॉक डेटा जाएगा तो जल्दी भी ट्रांसफर होगा और सीपीयू लेस बर्डन भी हो जाएगा, उसकी प्रोसेसिंग स्पीड भी ज़्यादा हो जाएगी। और एक पॉइंट ये है कि ओनली वन इंटरप्ट इज जनरेटेड बाय ब्लॉक, यानी जब एक ब्लॉक ट्रांसफर हो जाता है तो एक इंटरप्ट जनरेट होती है सिर्फ और सिर्फ। जबकि अगर हम इंटरप्ट ड्रिवन की बात करें तो वहाँ पे पर बाइट ट्रांसफर होने पर इंटरप्ट जनरेट होती है, तो वहाँ इंटरप्ट्स भी ज़्यादा जनरेट होती है या इंटरप्ट्स भी कम जनरेट हो रही है। हाउ मॉडर्न कंप्यूटर वर्क्स, ये इसी की डायग्राम है कि डिवाइस है, उसका डायरेक्ट एक्सेस है मेमोरी के साथ, तो डिवाइस से डायरेक्ट डेटा ब्लॉक बाय ब्लॉक मेमोरी के अंदर चले जाएगा, सीपीयू की एज सच कोई इंटरवेंशन नहीं है। जब हम स्मॉल अमाउंट ऑफ डेटा ट्रांसफर करते हैं तो उसके लिए तो वो इंटरप्ट ड्रिवन ठीक है, लेकिन जब हमें ज़्यादा डेटा ट्रांसफर करना हो तब हमारे लिए ये डीएमए बेनिफिशियल रहेगा, क्योंकि यहाँ पे डेटा ज़्यादा तेज़ी से ट्रांसफर होगा इंटरप्ट ड्रिवन के बरक्स। स्टोरेज स्ट्रक्चर, अब हमारे पास स्टोर करने के लिए अपनी फाइल्स वगैरह कुछ भी अपना स्टोर करने के लिए एक स्टोरेज भी होना चाहिए हमारे पास। तो स्टोरेज में हमारे पास मेन मेमोरी आ गई, सेकेंडरी स्टोरेज एंड मैग्नेटिक डिस्क। मेन मेमोरी वो होती है जिसके अंदर डेटा टेम्पररी स्टोर होता है। मेन मेमोरी ओनली लार्ज स्टोरेज मीडिया दैट इज सीपीयू कैन एक्सेस डायरेक्टली। ये वाला पॉइंट हम आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे, लेकिन यहाँ के लिए सिर्फ इतना है कि मेन मेमोरी हमारे पास वॉलेटाइल होती है, यानी वो टेम्पररी डेटा स्टोर करते हैं उसमें, और मेन मेमोरी में सिर्फ वो चीज़ें होती हैं जो करंटली सिस्टम में चल रही होती हैं। सीपीयू मेन मेमोरी को डायरेक्टली एक्सेस कर सकता है, ये बात हम आगे जाके देखेंगे। सेकेंडरी स्टोरेज, सेकेंडरी स्टोरेज जो है वो नॉन वॉलेटाइल स्टोरेज है, इसके अंदर हम अपना परमानेंट डेटा स्टोर करते हैं। मैग्नेटिक डिस्क, मैग्नेटिक डिस्क में हम डेटा परमानेंटली स्टोर कर रहे होते हैं, लेकिन यहाँ पे मैग्नेटिक मटेरियल से ये बनी हुई होती है। इसके अंदर भी कुछ टर्म्स हैं कि डिस्क सरफेस इज लॉजिकली डिवाइडेड इनटू ट्रैक्स व्हिच आर सब डिवाइडेड इनटू सेक्टर्स। डिस्क सरफेस जो होती है वो ट्रैक्स में डिवाइड होती है। जैसे ये एक हमारे पास डिस्क है, ये ट्रैक्स में डिवाइड होगी। ये ट्रैक हो गया, एक ट्रैक ये हो गया, एक ट्रैक ये हो गया, तो ये डिस्क जो है ट्रैक्स में डिवाइडेड है और इन ट्रैक्स के अंदर भी सेक्टर्स होते हैं। ये अलग अलग इसके सेक्टर्स हैं, हर ट्रैक पर सेक्टर्स होंगे। ये सेक्टर हो गया, ये सेक्टर है, ये सेक्टर है, इसी तरह सब जगह सेक्टर्स मौजूद होंगे।
The disk controller determines the logical interaction between the device and the computer. अब वही बात है यहाँ पर कि डिस्क कंट्रोलर, हर डिस्क का उसका एक कंट्रोलर है जो कि डिवाइस और कंप्यूटर के इंटरेक्शन को देख रहा होता है। स्टोरेज हायरार्की, अब यहाँ पर स्टोरेज की यहाँ पर कुछ हायरार्की है जिसको हम देखेंगे कि स्टोरेज सिस्टम्स ऑर्गेनाइज्ड इन हायरार्की, स्पीड, कॉस्ट एंड वॉलेटिलिटी। हायरार्की मतलब इस सेंस में ऑर्गेनाइज्ड है कि जिस स्टोरेज की स्पीड सबसे ज़्यादा होगी, कॉस्ट भी सबसे ज़्यादा होगी और वॉलेटिलिटी भी सबसे ज़्यादा होगी, यानी वो स्पीड में भी फास्ट है, कॉस्ट भी उससे ज़्यादा है और वॉलेटिलिटी यानी टेम्पररी है वो स्टोरेज। ये हमारे पास इन तीन टर्म्स की बेसिस पे हम स्टोरेज की हायरार्की को देखते हैं कि इन तीनों के ऊपर हायरार्की बेस कर रही है। कैशिंग को हम आगे कंटिन्यू करेंगे। ये इसकी हायरार्की है कि रजिस्टर सबसे फास्ट होते हैं, टेम्पररी भी होते हैं और वो कॉस्ट में भी ज़्यादा होते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास रजिस्टर्स आते हैं, फिर कैशे, फिर मैन मेमोरी। ये तीनों जो हमारे पास स्टोरेज हैं, ये सीपीयू से सबसे ज़्यादा क्लोज होते हैं। सबसे ज़्यादा क्लोज रजिस्टर है, फिर सेकंड नंबर पे उससे क्लोज कैशे है, फिर मैन मेमोरी है। तो अभी हमने अपनी स्लाइड में देखा था कि ओनली लार्ज स्टोरेज मीडिया जिससे सीपीयू डायरेक्टली एक्सेस कर सकता है। तो सीपीयू तीन स्टोरेज से डायरेक्टली एक्सेस कर सकता है, एक रजिस्टर्स, एक कैशे और एक मेन मेमोरी। तो मेन मेमोरी एक लार्ज स्टोरेज है जिससे सीपीयू डायरेक्टली एक्सेस कर सकता है डेटा को। रजिस्टर्स में सबसे पहले हमारे पास टेम्पररी स्टोरेज होता है, फिर कैशे में होता है कुछ टेम्पररी स्टोरेज, फिर मेन मेमोरी के अंदर होता है स्टोरेज। फिर आगे हमारी ये सारी जो सॉलिड स्टेट डिस्क, मैग्नेटिक डिस्क, ऑप्टिकल डिस्क एंड मैग्नेटिक टेप्स जो है, ये सब हमारे पास परमानेंट स्टोरेज होता है। यहाँ से डेटा एक्सेस करने के लिए सीपीयू को पहले मेन मेमोरी के अंदर लाना पड़ता है यहाँ से डेटा, देन फिर वो उसको आगे प्रोसेस करता है। तो देख लें डायरेक्टली एक्सेस नहीं है सीपीयू का इन सब पे। सीपीयू को पहले डेटा लाना पड़ेगा मेन मेमोरी में, तभी वो आगे काम कर सकता है। तो मेन मेमोरी वो लास्ट स्टोरेज है जिसे सीपीयू डायरेक्टली एक्सेस कर सकता है। अब वहाँ पास आती है कैशिंग। कैशिंग हमारे पास क्या है, जैसे हमारे पास मोबाइल में कैश होती है जब हम कोई एप्लीकेशन खोलते हैं और फिर उसको बंद कर देते हैं, लेकिन कुछ टाइम बाद ही हम उसको खोलें तो वो जल्दी लोड होके खुल जाती है। उसका यही होता है कि वो कैशे में मौजूद होती है। कैशे भी एक टेम्पररी स्टोरेज है, कुछ वक्त के लिए उसमें डेटा होता है। तो अगर जब हम जल्दी-जल्दी उस डेटा को एक्सेस कर रहे होंगे, तो वो कैशे से बार-बार रिट्रीव होके मेन मेमोरी के अंदर आता रहेगा और फिर वहाँ से उसका प्रोसेस चलता रहेगा। तो कैशिंग जो है वो ये है कि इंफॉर्मेशन इन यूज़ कॉपीड फ्रॉम स्लोअर टू फास्टर स्टोरेज टेम्परेरी। स्लोअर स्टोरेज से फास्टर स्टोरेज में हम डेटा को लेकर आते हैं। स्लोअर स्टोरेज मीन कि हमारी हार्ड डिस्क वगैरह हो गई, वो स्लोअर स्टोरेज है और फास्टर स्टोरेज मेन मेमोरी है। स्लोअर से हम मेन मेमोरी के अंदर लेकर आते हैं। मेन मेमोरी कैशे रजिस्टर है, हमारे पास फास्ट स्टोरेज है। तो कैशिंग में एक्चुअली कैशे जो स्टोरेज है वो ही यूज़ होगा। तो हम स्लोअर स्टोरेज से डेटा को फास्टर स्टोरेज पे लेकर आ रहे होते हैं ताकि हम अपने डेटा को जल्दी एक्सेस कर सकें। फास्टर स्टोरेज कैशे चेक फर्स्ट टू डिटरमाइन इफ इंफॉर्मेशन इज देयर। आपको इंफॉर्मेशन चाहिए तो सबसे पहले ऑपरेटिंग सिस्टम कैशे को देखेगा। अगर कैशे में वो इंफॉर्मेशन होगी तो वो डायरेक्टली कैशे से इंफॉर्मेशन ले लेगा और ये बहुत क्विकली होगा काम। अगर यहाँ पे नहीं होगी इंफॉर्मेशन तो वो पहले आप जहाँ पे वो इंफॉर्मेशन है वहाँ से वो कॉपी करेगा कैशे के अंदर और फिर उसको यूज़ करेगा। तो आप पास ये 2 केसेस हैं कि अगर इंफॉर्मेशन कैशे में हो तो उसको डायरेक्टली यूज़ कर लेगा और इंफॉर्मेशन अगर कैशे में नहीं है तो वो डेटा कॉपी करके जहाँ वो इंफॉर्मेशन मौजूद है वहाँ से वो इंफॉर्मेशन कॉपी करके फिर कैशे में और फिर वो उसको यूज़ करे। कैश इज मोर देन स्टोरेज बीइंग कैश्ड। कैशे मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट डिज़ाइन प्रॉब्लम, कैशे एज एन रिप्लेसमेंट पॉलिसी। अब कैशे को भी मैनेज करने के लिए बहुत रिप्लेसमेंट पॉलिसीज़ हैं, उसका साइज़ वगैरह देखने के लिए इसको भी मैनेज करना बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसका साइज़ स्मॉल होता है, ये उतनी बड़ी नहीं होती जितनी हमारी हार्ड डिस्क वगैरह है। तो इसको भी मैनेज करना ज़रूरी है कि कौन सी चीज़ को, कौन से प्रोसेस को कैशे में रखना है, कितने वक़्त के लिए रखना है, ये सब चीज़ें बहुत मैनेज करना बहुत मैटर करती हैं। तो कैशे को मैनेज करना भी बहुत
इम्पोर्टेंट है। कंप्यूटर सिस्टम आर्किटेक्चर। कंप्यूटर सिस्टम का आर्किटेक्चर ये है कि बहुत से सिस्टम्स जो है वो सिंगल जनरल पर्पस प्रोसेसर पे होते हैं और बहुत से स्पेशल पर्पस प्रोसेसर्स पे बेस कर रहे होते हैं। तो जनरल पर्पस प्रोसेसर जो होते हैं हमारे पास, वही हम यूजुअली हमारे पीसीज वगैरह में यूज़ हो रहे होते हैं, लेकिन अगर किसी स्पेशल पर्पस के लिए सिस्टम बनवाना है तो फिर उसके अंदर स्पेशल पर्पस प्रोसेसर्स लगते हैं। तो ये हमारे पास दो तरह के प्रोसेसर हैं, एक सिंगल जनरल पर्पस और एक स्पेशल पर्पस। अब हम आते हैं मल्टी प्रोसेसर पे। मल्टी प्रोसेसर सिस्टम्स ग्रोइंग इन यूज एंड इम्पोर्टेंस, यानी एक से ज़्यादा प्रोसेसर मौजूद हों ताकि हमारी एफिशिएंसी बढ़ सके, पैरेलल में काम चल सके, यानी एक साथ काम चल सके। तो मल्टी प्रोसेसर जो है आजकल बहुत इम्पोर्टेंट है और ये यूज़ में ज़्यादातर है, क्योंकि हमें आजकल हम यूज़ करते हैं पीसी, तो हमें फास्ट काम चाहिए होता है, हमसे वेट नहीं होता, इसलिए हमें उसने उस चीज़ को एक्सेस करने के लिए फिर मल्टी प्रोसेसर्स का हमें सहारा लेना पड़ता है कि मल्टी प्रोसेसर्स होंगे तो हमारा काम फास्टली हो पाएगा। ऑल्सो नोन एज पैरेलल सिस्टम्स, टाइटली कपल्ड सिस्टम्स। ये मल्टी प्रोसेसर सिस्टम को हम पैरेलल सिस्टम्स भी कहते हैं और टाइटली कपल्ड सिस्टम्स होते हैं। पैरेलल सिस्टम वही कि पैरेलल में हमारा काम चल रहा होगा, हम एक से ज़्यादा काम एक वक्त में कर सकते हैं। इसके एडवांटेजेस ये हैं कि थ्रूपुट हमें ज़्यादा मिलेगा, इकोनॉमिक स्केल, इंक्रीज्ड रिलायबिलिटी, ग्रेसफुल इंटीग्रेशन एंड फॉल्ट टॉलरेंस। इसकी रिलायबिलिटी बढ़ जाएगी, इसकी एफिशिएंसी बढ़ जाएगी, फॉल्ट को देखना, वो फॉल्ट को जल्दी डिटेक्ट कर लेगा। इस तरह के इसके एडवांटेजेस हैं। बस दो तरह के मल्टी प्रोसेसिंग होती है, एसिमेट्रिक मल्टी प्रोसेसिंग एंड सिमेट्रिक मल्टी प्रोसेसिंग। तो एसिमेट्रिक मल्टी प्रोसेसिंग में बॉस वर्कर रिलेशनशिप होता है, यानी यहाँ पर बॉस से मुराद है कि एक जो प्रोसेसर होगा वो बॉस होगा और बाकी सब उसके वर्कर्स होंगे। तो बॉस प्रोसेसर जो होगा वो बाकी वर्कर्स को वर्क असाइन करेगा या वर्क शेड्यूल करेगा उनके लिए। तो एसिमेट्रिक प्रोसेसिंग हमारे पास बॉस वर्कर रिलेशनशिप पे बेस करती है और सिमेट्रिक मल्टी प्रोसेसिंग में तमाम प्रोसेसर्स इंडिविजुअली काम कर रहे होते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर। उनका कोई भी बॉस वगैरह नहीं होता, वो सब अपने अलग अलग काम कर रहे होते हैं। सिमेट्रिक मल्टी प्रोसेसिंग आर्किटेक्चर ये वही है कि मल्टी प्रोसेसर्स लगे हुए हैं, एक प्रोसेसर ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा। प्रोसेसर बेसिकली सीपीयू ही होता है। सीपीयू हमारे पास हमारे माइंड में वो पिक्चर बनी हुई है कि सीपीयू जो एक हमारे पीसी के साथ डब्बा सा होता है वो सीपीयू है, लेकिन बेसिकली एक मदरबोर्ड पे जो चिप है वो सीपीयू होती है, उसको हम सीपीयू कहते हैं या फिर प्रोसेसर कहते हैं। तो ये वो पिक्चर है कि मल्टी प्रोसेसर एक सिस्टम के अंदर मौजूद है। तो हमारा डुअल कोर डिजाइन। डुअल कोर डिजाइन, डुअल कोर मतलब एक ही प्रोसेसर पे दो कोर्स हों। एक हमारे पास ये प्रोसेसर है और इसके बाद दो कोर्स हैं अलग अलग। तो मल्टी कोर सिस्टम्स जो होते हैं हमारे पास, वो मल्टी प्रोसेसर सिस्टम्स तो होते हैं, यानी मल्टी प्रोसेसर्स है हमारे पास और एक प्रोसेसर का मल्टी कोर है। तो मल्टी कोर सिस्टम्स आर मल्टी प्रोसेसर सिस्टम्स, बट ऑल मल्टी प्रोसेसर सिस्टम्स कांट बी मल्टी कोर। यानी अगर मल्टी प्रोसेसर सिस्टम है तो लाजमी नहीं है कि वो मल्टी कोर भी होगा, लेकिन जो मल्टी कोर सिस्टम होंगे वो मल्टी प्रोसेसर सिस्टम होंगे। क्लस्टर्ड सिस्टम्स, सॉरी एक पॉइंट पीछे का ये है कि ऑन चिप कम्युनिकेशन इसमें होती है। ऑन चिप कम्युनिकेशन मीन कि अगर हमारे पास एक से ज़्यादा प्रोसेसर्स हैं तो उसके अंदर मतलब प्रोसेसर कम्युनिकेट करने में थोड़ी सी मुश्किल होगी, लेकिन अगर डुअल कोर है हमारे पास मतलब मल्टी कोर है, एक ही प्रोसेसर के ऊपर मल्टीपल कोर्स हैं, तो उनको कम्युनिकेट करने में आसानी होगी, फास्टर कम्युनिकेशन होगी। एक ही चिप पे रहते हुए कम्युनिकेशन ईजी हो जाती है।
बजाय इसके कि अलग अलग प्रोसेसर्स हों और उनमें फिर कम्युनिकेशन हो। और वन चिप विद मल्टीपल कोर कंज्यूम्स लेस पावर, यानी एक ही चिप पे अगर मल्टीपल कोर्स होंगे तो उनकी वो पावर भी लेस कंज्यूम करेंगे। लेकिन अगर मल्टीपल सिंगल कोर प्रोसेसर होंगे तो वो पावर ज़्यादा लेंगे। अब आते हैं हम ट्रस्टेड सिस्टम्स पे, लाइक मल्टी प्रोसेसर सिस्टम्स बट मल्टीपल सिस्टम्स वर्किंग टुगेदर। ट्रस्टेड सिस्टम्स में मल्टीपल सिस्टम्स जो है एक साथ काम कर रहे होते हैं, यूजुअली शेयरिंग स्टोरेज वाया स्टोरेज एरिया नेटवर्क। ये स्टोरेज को ही शेयर कर रहे होते हैं। ये वही नेटवर्क वाली बात है कि नेटवर्क पे सिस्टम्स आपस में कनेक्ट होते हैं और फिर वो एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन वगैरह कर रहे होते हैं। Provides a high availability service which survives failures, asymmetric clustering and symmetric clustering. अब ये हमारे पास टू टाइप्स ऑफ क्लस्टरिंग है, एसिमेट्रिक और सिमेट्रिक। एसिमेट्रिक क्लस्टरिंग में क्या होता है कि एक मशीन यानी एक कंप्यूटर जो होता है वो हॉट स्टैंड बाय मोड पे होता है कि अगर कोई बाकी किसी सिस्टम में कोई मसला आ जाए तो वो उस सिस्टम की जगह काम कर ले। और सिमेट्रिक क्लस्टरिंग में मल्टीपल नोड्स होती हैं जिन पे एप्लीकेशंस रन हो रही होती हैं और वो एक दूसरे को मॉनिटर कर रही होती है। क्लस्टर्ड सिस्टम्स लूजली कपल्ड होते हैं और जो हम पीछे देखकर आए थे अपने सिस्टम्स जो थे वो टाइटली कपल्ड थे। कौन से थे? लेट मी चेक। मल्टी प्रोसेसर सिस्टम्स जो है वो टाइटली कपल्ड होते हैं और जो क्लस्टर्ड सिस्टम्स होते हैं वो बस लूजली कपल्ड होते हैं। Some clusters are for high performance computing. Application must be written to use parallelization. क्लस्टर्स जो बनाए जाते हैं वो हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग के लिए बनाए जाते हैं और फिर एप्लीकेशंस जो होती हैं वो पैरेललाइजेशन के हिसाब से ही लिखी जाती हैं। यानी जो एप्लीकेशंस हैं पैरेलल में अगर वो चल रही हैं तो उनको उसी हिसाब से उनकी कोडिंग वगैरह होनी चाहिए। ऑपरेटिंग सिस्टम स्ट्रक्चर, ऑपरेटिंग सिस्टम का स्ट्रक्चर क्या होगा? मल्टी प्रोग्रामिंग, टाइम शेयरिंग, मल्टीटास्किंग। मल्टी प्रोग्रामिंग नीडेड फॉर एफिशिएंसी। मल्टी प्रोग्रामिंग यानी मल्टीपल प्रोग्राम्स एक साथ चल रहे हों, सीपीयू आइडल ना रहे, सीपीयू हमेशा बिजी रहे ताकि एफिशिएंसी बढ़ सके, आउटपुट हमारा जो हमें लेना है वो बढ़ सके। मल्टी प्रोग्रामिंग जो एफिशिएंसी के लिए ज़रूरी होती है। सिंगल यूजर कांट कीप सीपीयू एंड डिवाइसेस बिजी एट ऑल टाइम्स। मल्टी प्रोग्रामिंग ऑर्गेनाइजेस जॉब्स सो सीपीयू ऑलवेज हैज वन टू एग्जीक्यूट। सिर्फ एक ही यूजर जो है वो सीपीयू या डिवाइसेस को हर वक्त बिजी नहीं रख सकता, यानी एक ही काम सीपीयू या डिवाइसेस को बिजी नहीं रख सकता। इसलिए हमें मल्टी प्रोग्रामिंग करनी ज़रूरी है कि मल्टी प्रोग्रामिंग के थ्रू सीपीयू को जॉब असाइन होती रहती है ताकि वो हमेशा बिजी रहे, अपना काम कोई ना कोई परफॉर्म करता रहे। और वो जॉब्स को किस तरह सेलेक्ट करता है कि ये जो सबसेट होता है टोटल जॉब्स का मेमोरी के अंदर स्टोर होता है और जॉब शेड्यूलिंग एल्गोरिथम्स लगते हैं जिनको आगे डिस्कस किया जाएगा। उनके थ्रू हम जॉब को सेलेक्ट कर रहे होते हैं कि अब किस जॉब के नंबर है कि वो एग्जीक्यूट हो। मल्टीपल जॉब्स एक साथ हो रही हैं मल्टी प्रोग्रामिंग में, तो ये सेलेक्ट करना भी बहुत ज़रूरी है और बिल्कुल एफिशिएंट मैनर में करना ज़रूरी है कि हमारा सिस्टम बिल्कुल एफिशिएंट रहे इनको सेलेक्ट करते हुए। Time sharing multitasking is logical extension in which CPU switches jobs so frequently that users can interact with each other while it is running, creating interactive computing. मल्टीटास्किंग के अंदर भी एक से ज़्यादा टास्क होते हैं जो सीपीयू एक से ज़्यादा टास्क पे काम कर रहा होता है। इसमें टाइम शेयरिंग हो रही होती है, यानी टाइम असाइन कर दिया जाता है कि एक अगर बहुत सारे टास्क हैं, हर टास्क को टाइम असाइन कर दिया।
समझने के लिए एक टास्क जिसको उसने 5 सेकंड्स दिए, दूसरे टास्क को 10 सेकंड्स दिए। अब वो 5 सेकंड के अंदर जितना वो टास्क अपना काम कर लेगा, वो करने के बाद वो हट जाएगा, फिर दूसरा टास्क ऑपरेटिंग सिस्टम सर्व करेगा दूसरे टास्क को। फिर वो अपना 10 सेकंड्स पूरा करके हट जाएगा, फिर कोई तीसरा टास्क आ जाएगा। इस तरह से टाइम शेयरिंग यहाँ हो रही होती है कि टाइम को शेयर कर दिया जाता है हर प्रोसेस के साथ, और फिर उतने टाइम में वो अपना काम करते हैं जितना हो जाता है। इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि सीपीयू स्विचेस जॉब्स सो फ्रीक्वेंटली। सीपीयू जो है वो जल्दी-जल्दी जॉब पे स्विच कर रहा होता है, वन आफ्टर अनदर। इसका रिस्पॉन्स टाइम लेस देन 1 सेकंड होना चाहिए। ईच यूजर हैज़ एट लीस्ट 1 प्रोग्राम एग्जीक्यूटिंग इन मेमोरी प्रोसेस। यानी प्रोसेसेस रन हो रहे होते हैं हमारे पास, तभी हम मल्टीटास्किंग कर सकते हैं। सीपीयू शेड्यूलिंग वही है कि एक से ज़्यादा प्रोसेस होंगे, जॉब्स होंगी करने के लिए सीपीयू के पास एट द सेम टाइम, तो वो उनको सीपीयू शेड्यूलिंग के थ्रू शेड्यूल कर सकेगा। If processes don't fit in memory, swapping moves them in and out to run. अब प्रोसेसेस क्या होते हैं? प्रोग्राम और प्रोसेस। प्रोग्राम हमारे पास एक जब तक प्रोग्राम रनिंग नहीं है, तब तक वो तो प्रोग्राम ही कहलाएगा। लेकिन जब प्रोग्राम हमारे पास रनिंग फेज में आ जाएगा, तो वो प्रोसेस कहलाएगा। यानी जैसे एक एप्लीकेशन प्रोग्राम है, उसको हम प्रोग्राम ही कहते हैं, एप्लीकेशन प्रोग्राम। अगर हम उसको रन करेंगे, यानी हम उस पर काम करना शुरू कर देंगे, तो फिर वो हमारे पास एक प्रोसेस बन जाए। तो यहाँ कह रहे हैं कि अगर प्रोसेस जो है मेमोरी के अंदर फिट नहीं हो रहा है, यानी मेमोरी में स्पेस नहीं है कि किसी प्रोसेस को लाने की, तो क्या करें, हम उस प्रोसेस को स्वैप आउट कर दें मेमोरी से, मेन मेमोरी से। हम मेमोरी का लफ्ज़ इसलिए यूज़ हो रहा है ताकि मेन मेमोरी के अंदर जो चीज़ मैंने बताया था करंटली रन हो रही है, वो मेन मेमोरी के अंदर होगी। तो मेन मेमोरी के अंदर अगर स्पेस नहीं है, तो किसी प्रोसेस को वो स्वैप आउट कर दें। ये मेमोरी लेआउट है मल्टी प्रोग्राम्ड सिस्टम का, कि ऑपरेटिंग सिस्टम है, उसके पास मल्टीपल जॉब्स हैं, वो जॉब्स को शेड्यूल करेगा शेड्यूलिंग एल्गोरिथम्स के थ्रू। ऑपरेटिंग सिस्टम ऑपरेशंस। इंटरप्ट ड्रिवन बाय हार्डवेयर। ऑपरेटिंग सिस्टम इंटरप्ट ड्रिवन होता है, ये बता चुकी हूँ पहले। सॉफ्टवेयर एरर और रिक्वेस्ट क्रिएट्स एक्सेप्शन और ट्रैप। ये भी वही बात है कि जो सॉफ्टवेयर कोई अगर एरर जनरेट करता है या कोई रिक्वेस्ट करता है, तो वो एक्सेप्शन या ट्रैप कहलाती है। जैसे कि अगर कहीं हम कोई मैथमेटिकल काम कर रहे हैं और डिवीजन बाय ज़ीरो हो गया, तो सिस्टम सॉफ्टवेयर जो एरर जनरेट करेगा वो ट्रैप कहलाएगी। अब डुअल मोड ऑपरेशन अलाउज अस टू वर्क विद सेल्फ अदर सिस्टम कंपोनेंट्स। दो मोड हो चुके हैं होते हैं, मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि दो मोड हैं ऑपरेटिंग सिस्टम में, एक यूजर मोड, एक कर्नल मोड। यूजर मोड जो है वो उसमें यूजर एप्लीकेशन प्रोग्राम्स वगैरह रन कर रहे होते हैं। कर्नल मोड के अंदर कर्नल रन कर रहा होता है। एप्लीकेशंस रन इन यूजर मोड एंड कोर ऑपरेटिंग सिस्टम कंपोनेंट्स रन इन कर्नल मोड। ये वही बात है कि एप्लीकेशन जो होती है वो रन कर रही होती है यूजर मोड के अंदर, और जो कोर ऑपरेटिंग सिस्टम की फंक्शनैलिटीज है या कर्नल है, वो कर्नल मोड में रन हो रहा होता है। कुछ ड्राइवर्स होते हैं जो कर्नल मोड में रन करते हैं, लेकिन कुछ ड्राइवर्स होते हैं जो यूजर मोड में भी रन कर रहे होते हैं। देन ट्रांजिशन फ्रॉम यूजर टू कर्नल मोड। अब ट्रांजिशन हुई है, एक प्रोसेस चल रहा है, उसने सिस्टम कॉल जनरेट की, यानी ट्रैप जनरेट की। तो मोड बिट सेट होती है यहाँ पे एक हमारे पास। तो जैसे ही ट्रैप जनरेट हुई, मोड बिट 0 हो जाएगी। जब वो सिस्टम कॉल कर्नल के पास आ जाएगी, मोड बिट 0, यानी वो सिस्टम कॉल जो है वो एग्जीक्यूट हो रही है, कर्नल के अंदर एग्जीक्यूट हो रही है। और जब ये एग्जीक्यूट हो जाएगी सिस्टम कॉल, यानी कर्नल इसको सर्व कर लेगा, तो ये इसको वापस जाना पड़ेगा यूजर मोड से, कर्नल मोड से यूजर मोड में। तो जब ये कर्नल मोड से यूजर मोड में वापस जाएगा, तब ये मोड बिट को 1 कर देगा। अब प्रोसेस मैनेजमेंट। ये प्रोसेस का मैंने आपको बता दिया पहले ही। अब प्रोसेस इज अ प्रोग्राम इन एग्जीक्यूशन। एक प्रोग्राम जो एग्जीक्यूशन में होगा उसको हम प्रोसेस कहते हैं। ये एक यूनिट ऑफ वर्क होता है विद इन अ सिस्टम।
प्रोग्राम जो है पैसिव एंटिटी है और प्रोसेस एक एक्टिव एंटिटी है। प्रोसेस यानी जो चीज़ एक्टिव है। प्रोसेस को भी रिसोर्सेज चाहिए होती हैं अपने टास्क को पूरा करने के लिए। प्रोसेसेस वही हैं जो हम काम कर रहे हैं, वही हमारे प्रोसेसेस होते हैं। प्रोसेस टर्मिनेशन रिक्वायर्स रिक्लेम ऑफ एनी रीयूजेबल रिसोर्सेज। प्रोसेस जो है वो जब चल रहा हो तो उसको कोई ना कोई रिसोर्सेज भी चाहिए होंगी, तो जब वो जाए यानी प्रोसेस अपना काम खत्म कर ले, टास्क परफॉर्म कर ले, तो रीयूजेबल रिसोर्सेज जो हो उनको वापस ऑपरेटिंग सिस्टम ले ले उस प्रोसेस से। ये भी प्रोसेस की मैनेजमेंट है। जो प्रोसेस चल रहे हैं उनकी मैनेजमेंट होती है। ये सब मैनेजमेंट के ही पॉइंट्स हैं। Typically, system has many processes, some users, some operating system running concurrently on one or more CPUs. सिस्टम के पास बहुत सारे प्रोसेस होते हैं, कुछ यूजर प्रोसेस होते हैं, कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम कुछ को ऑपरेटिंग सिस्टम जो कंकरेंटली रन कर रहा होता है एक से ज्यादा सीपीयू के ऊपर। प्रोसेस मैनेजमेंट एक्टिविटीज। अब प्रोसेस को मैनेज करने की एक्टिविटीज क्या क्या है? क्रिएटिंग एंड डिलीटिंग बोथ यूजर एंड सिस्टम प्रोसेसेस। सिस्टम या यूजर प्रोसेस को क्रिएट करना, डिलीट करना, सस्पेंड कर देना किसी प्रोसेस को या किसी प्रोसेस को रोक देना कुछ वक्त के लिए, रिज्यूम कर देना। प्रोवाइडिंग मैकेनिज्म्स फॉर प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन। प्रोसेस को सिंक्रोनाइज रखना। सिंक्रोनाइज यानी कि डेटा हर जगह सेम हो, मतलब एक ही डेटा मौजूद हो। प्रोसेस जो डेटा यूज कर रहा है, कोई मेमोरी वगैरह में डेटा यूज कर रहा है, वो हर उस जगह पे सेम हो, क्योंकि प्रोसेस आपस में कम्युनिकेशन भी कर रहे होते हैं। तो जो अगर कम्युनिकेशन करेंगे तो कोई ना कोई डेटा वो आपस में शेयर भी कर सकते हैं, तो डेटा जो हो सिंक्रोनाइज्ड हो। प्रोवाइडिंग मैकेनिज्म्स ऑफ प्रोसेस कम्युनिकेशन, ये वही बात है कि प्रोसेस आपस में कम्युनिकेट करते हैं, उनके लिए मैकेनिज्म प्रोवाइड करना मैनेजमेंट एक्टिविटीज में आता है। डेडलॉक हैंडलिंग। डेडलॉक क्या होता है, ये भी फर्दर वीडियोस में डिस्कस कर लिया जाएगा कि प्रोवाइडिंग मैकेनिज्म्स प्रोवाइड किए जाए मैनेजमेंट की एक्टिविटीज में कि डेडलॉक ना आए। डेडलॉक बेसिकली ये होता है कि अगर दो प्रोसेस सिस्टम में चल रहे हैं, एक प्रोसेस ने एक रिसोर्स ली हुई है, दूसरे प्रोसेस ने दूसरी रिसोर्स ली हुई है। अब पहले प्रोसेस को वो रिसोर्स चाहिए जो दूसरे प्रोसेस ने ली हुई है, और दूसरे प्रोसेस को वो रिसोर्स चाहिए जो पहले प्रोसेस ने ली हुई है। तो दोनों प्रोसेस अपनी रिसोर्सेज को लूज नहीं कर रहे हैं, लेकिन उनको चाहिए, तो यहाँ पे डेडलॉक आ जाता है। अब इस डेडलॉक को हैंडल करने के लिए भी कुछ मैकेनिज्म्स होते हैं। अब मेमोरी भी हमारे पास जो होती है उसको भी हमें मैनेज करना होता है। ये मेन मेमोरी की बात हो रही है, क्योंकि मेन मेमोरी में उसका साइज इतना बड़ा नहीं होता, तो यहाँ पे भी वो चीज़ देखना कि किसको मेन मेमोरी में रखना है, किसको नहीं रखना, इस सबको मैनेज करना भी बहुत ज़रूरी है। ऑल डेटा इन मेमोरी बिफोर एंड आफ्टर प्रोसेसिंग, यानी कोई प्रोसेस चल रहा था तो उससे पहले डेटा क्या मौजूद था मेमोरी में, उसको देखना, उसको मैनेज करना, और बाद में क्या हुआ है, उस प्रोसेस के खत्म होने के बाद क्या डेटा वगैरह मौजूद है। Memory management determines what is in memory when optimizing CPU utilization and computer response to usage. ये वही बात है कि मेमोरी मैनेजमेंट यही बताती है कि क्या चीज़ मेमोरी के अंदर है। जब सीपीयू यूटिलाइजेशन हो रही है, यानी कोई कंप्यूटर किसी यूजर को रिस्पॉन्स कर रहा है, ये वो प्रोसेस चल रहा है, तो प्रोसेस खत्म हुए हैं, जब चले हैं, उनका क्या डेटा वगैरह स्टोर हुआ है, वो सब कुछ मेमोरी में मैनेज होगा। कीपिंग ट्रैक ऑफ विच पार्ट्स ऑफ मेमोरी आर करंटली बीइंग यूज्ड एंड बाय whom, इस बात का ट्रैक रखना कि मेमोरी के कौन से पार्ट जो है वो यूज हो रहे हैं और कौन उनको यूज कर रहा है। ये डिसाइड करना कि कौन से प्रोसेसेस मूव करेंगे डेटा मेमोरी से, डेटा या तो मेमोरी से डालेंगे या डेटा मेमोरी से लेंगे। मेमोरी स्पेस जो है वो एलोकेट करना या डी एलोकेट करना प्रोसेसेस को, ये सब कुछ मेमोरी मैनेजमेंट है। ये स्टोरेज मैनेजमेंट यानी नॉन वोलेटाइल स्टोरेज जो होते हैं उनकी बात हो रही है यहाँ पर। OS provides uniform logical view of information storage. File system management, files usually organized into directories. अब स्टोरेज मैनेजमेंट में यही है कि हमारे पास हार्ड ड्राइव पे या फिर
जो हमारे पास मैग्नेटिक टेप वगैरह पे फाइल सिस्टम भी होता है, फाइल सिस्टम मैनेजमेंट हो रही होती है वहाँ पे। तो फाइल्स को ऑर्गेनाइज करना, उनको मैनेज करके रखना, उनके कंट्रोल को देखना कि कौन उस फाइल को एक्सेस कर सकता है, कौन नहीं कर सकता, किसके क्या राइट्स हैं, कि एक अगर यूजर है तो वो उस फाइल को रीड कर सकता है सिर्फ, एक है जो राइट कर सकता है सिर्फ, एक है जो दोनों काम कर सकता है। तो ये फाइल सिस्टम मैनेजमेंट हो रही होती है इधर। ऑपरेटिंग सिस्टम की क्या एक्टिविटीज इन्वॉल्व है इसमें, कि वो क्रिएट करता है और डिलीट करता है फाइल डायरेक्टरीज को, primitives to manipulate files and directories, files directories को मैनिपुलेट करता है, सेकेंडरी स्टोरेज पे फाइल्स को मैप करवाता है, बैकअप वगैरह बनाता है। ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो लॉजिकल व्यू ऑफ इंफॉर्मेशन स्टोरेज, यानी स्टोरेज को एक लॉजिकल व्यू में दिखा रहा होता है, और लॉजिकल व्यू वहाँ बस एज अ फाइल ही होता है। और हर जो मीडियम होता है जो बनाता है, डिस्क ड्राइव, टेप ड्राइव वगैरह, उसका एक कंट्रोलर भी होता है जो उसको कंट्रोल कर रहा होता है। अब मास स्टोरेज मैनेजमेंट, ये भी डिस्क वगैरह की बात है कि यूजुअली डिस्क इज यूज्ड टू स्टोर डेटा दैट डजंट फिट इन मैन मेमोरी और डेटा दैट मस्ट बी कीप फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। डिस्क में हम डेटा परमानेंटली स्टोर करते हैं, जो हमें डेटा लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए चाहिए होता है वो हम डिस्क पे प्लेस कर देते हैं ताकि वहाँ बस मौजूद रहे, उसको हम ज़रूरत पड़ने पर बाद में यूज़ कर सकें। अब इसमें ओएस की एक्टिविटीज़ क्या है कि फ्री स्पेस मैनेजमेंट करना है, स्टोरेज को एलोकेट करना, उस डिस्क की शेड्यूलिंग करना। सम स्टोरेज नीड नॉट बी फास्ट, कुछ स्टोरेज जो है उनको फास्ट होना ज़रूरी नहीं होता। अभी हम यही बात करते हुए आए कि स्टोरेज हमारे पास फास्ट होनी चाहिए, फास्ट होते हैं। तो कुछ ऐसे होते हैं जिनको फास्ट नहीं होना, जैसे टर्शरी स्टोरेज। टर्शरी स्टोरेज वो होते हैं जो रिमूवेबल, हमारे पास कह लें कि हार्ड ड्राइव वगैरह होती हैं, जैसे ऑप्टिकल स्टोरेज, मैग्नेटिक टेप्स वगैरह, ये सब चीज़ें जो रिमूवेबल होती हैं उनको फास्ट होना ज़रूरी नहीं होता, लेकिन फिर भी उनको मैनेज करना ज़रूरी होता है। देन माइग्रेशन ऑफ इंटीजर ए फ्रॉम डिस्क टू रजिस्टर। इसमें हमारे पास ये बात हो रही है कि मल्टीटास्किंग एनवायरनमेंट्स मस्ट बी केयरफुल टू यूज मोस्ट रिसेंट वैल्यू नो मैटर वेयर इट इज स्टोर्ड इन द स्टोरेज हायरार्की। अब मल्टीटास्किंग यहाँ पर हो रही है, वो बात है कि मल्टीटास्क यानी एक से ज़्यादा टास्क एक साथ परफॉर्म हो रहे हैं, तो इस बात का ख्याल रखना ज़रूरी है कि प्रोसेसेस जो है वो, जब मल्टीटास्किंग हो रही होगी तो प्रोसेसेस पैरेलल में काम कर रहे हैं। तो अगर फॉर एग्जांपल अगर दो प्रोसेस रन हो रहे हैं और वो दोनों सेम वैल्यू या सेम वेरिएबल को यूज कर रहे हैं और उनमें डिपेंडेंसी भी आ रही है, तो कौन सा प्रोसेस अपडेटेड वैल्यू यूज करेगा, कौन सा अपडेटेड वैल्यू यूज नहीं करेगा, इसका कैसे पता चलेगा? इसके लिए हमने कोई प्रोटेक्शन मैकेनिज्म लगाना पड़ेगा। तो प्रोटेक्शन मैकेनिज्म यहाँ पे क्या लग रहा है, कैशे कोहेरेंसी का, यानी कि अगर दो प्रोसेसेस सेम मेमोरी यूज कर रहे हैं तो उनके कैशे को कनेक्ट कर दें, ताकि अगर एक प्रोसेस उस वेरिएबल में चेंज लाए तो वो कैशे में चेंज आए, और फिर जब कैशे कनेक्ट होंगे तो दूसरे वाले कैशे में भी ऑटोमेटिकली वो चेंज हो जाएगी वैल्यू, तो दोनों प्रोसेसेस के पास वो ऑटो अपडेटेड वैल्यू मिलेगी। ऐसा नहीं होगा कि किसी प्रोसेस को पहले वाली वैल्यू मिल जाए और किसी को अपडेटेड मिल जाए। तो यहाँ पे ये एक प्रॉब्लम आता है जिसको हमें सॉल्व करना पड़ता है कि मल्टीटास्किंग में मोस्ट रिसेंट वैल्यू को यूज करें, जो हायरार्की में सबसे रिसेंट वैल्यू होगी उसको स्टोर करेंगे। Multiprocessor environment must provide cache coherency in hardware such that all CPUs have the most recent value in their cache. कैशे के अंदर जो मोस्ट रिसेंट वैल्यू हो उसको यूज करें।
IO subsystem. One purpose of OS is to hide peculiarities of hardware devices from the user. ऑपरेटिंग सिस्टम का एक ये काम भी होता है कि हार्डवेयर डिवाइसेस की peculiarities को यूजर से हाइड कर दे, पर हमें उसकी कोई ज़रूरत नहीं होती। हमें हार्डवेयर से कोई इतना कंसर्न नहीं होता, हमारा सिर्फ इतना कंसर्न होता है कि हम कोई उसको अगर टास्क दे दो वो परफॉर्म कर दे, वो कैसे कर रहा है, उसके पीछे क्या-क्या प्रोसेसेस चल रहे हैं, प्रोसीजर्स चल रहे हैं, उनसे हमें कोई कंसर्न नहीं होता। IO system responsible for memory management of IO including buffering, caching and spooling. Buffering वही है कि स्टोर कर लिया जाए डेटा को टेम्परली जब वो ट्रांसफर हो रही हो कहीं से। कैशिंग वही ये स्लोअर स्टोरेज से फास्टर स्टोरेज पे डेटा लेकर आना। और स्पूलिंग the overlapping of output of one job with input of other jobs. कि किसी चीज का आउटपुट किसी दूसरी चीज के लिए एज अ इनपुट यूज हो, यानी एक प्रोसेस है अगर उसका जो आउटपुट आ रहा है वो किसी दूसरे प्रोसेस के लिए एज अ इनपुट यूज हो, तो वो स्पूलिंग होती है हमारे पास। आईओ सिस्टम इन तीन चीज़ों के लिए रिस्पॉन्सिबल है कि वो मेमोरी मैनेजमेंट करे, क्या चीज़ें देखते हुए, बफरिंग, कैशिंग एंड स्पूलिंग। देन प्रोटेक्शन एंड सिक्योरिटी। प्रोटेक्शन में हम एक्सेस राइट्स की बात कर रहे होते हैं कि हमें किस यूजर को कितना एक्सेस देना है किसी चीज का। जैसे भी मैंने फाइल में बताया कि एक फाइल है और 2-3 यूजर हैं, तो कौन सा यूजर उस फाइल में क्या क्या कर सकता है। तो any mechanism for controlling access of processes or users to resources defined by the OS। कौन सी रिसोर्स को कौन सा प्रोसेस एक्सेस कर सकता है, कौन सा नहीं कर सकता, ये प्रोटेक्शन आ गई। सिक्योरिटी क्या होती है कि सिस्टम को बचाया जाए इंटरनल या एक्सटर्नल अटैक्स से। सिक्योरिटी के अंदर हमारे पास वही वायरसेस, आइडेंटिटी थेफ्ट, बॉम्ब्स वगैरह आ जाते हैं जिससे हमें अपने सिस्टम को बचाना होता है। अब ये प्रोटेक्शन की जो बात थी कि यूजर्स को राइट्स दिए जाते हैं, तो किसी न किसी बेसिस पे दिए जाएंगे, पता लगे कि कौन सा यूजर है तभी उसके राइट्स उसको एक्सेस मिल सके। तो यहाँ पे हम यूजर आईडीज या सिक्योरिटी आईडी यूज करते हैं कि भाई यूजर आईडी के थ्रू पता लग सकेगा कि कौन से यूजर को कितने टास्क देने हैं, कितने एक्सेस देने हैं। अब हम बताते हैं कंप्यूटिंग इन्वायरमेंट्स। किस किस तरह की कंप्यूटिंग इन्वायरमेंट्स हो सकते हैं। ट्रेडिशनल कंप्यूटिंग इन्वायरमेंट, यानी जो हमारा पहले यूज हुआ करता था, जो ट्रेडिशनल कंप्यूटिंग इन्वायरमेंट, यानी एक अगर ऑफिस है तो उसके अंदर पीसीज नेटवर्क से कनेक्ट होते थे। टर्मिनल्स जो होते थे वो मेन फ्रेम या मिनी कंप्यूटर से अटैच हुआ करते थे और उनके दरमियान कम्युनिकेशन हो रही होती थी। होम नेटवर्क्स, जो हम अपने घर के नेटवर्क्स से अपने घर में जो लैपटॉप पीसी यूज कर रहे होते हैं किसी अगर नेटवर्क पे, तो वो होम नेटवर्क्स हैं। क्लाइंट सर्वर कंप्यूटिंग, इसमें हमारे पास क्लाइंट और सर्वर दो टर्म्स हैं। क्लाइंट सबसे पहले सर्वर, सर्वर वो मेन पार्ट है जिस उस सारे क्लाइंट जिससे रिक्वेस्ट करेंगे, जितने भी क्लाइंट हैं वो सब अगर उन्होंने किसी रिसोर्स की किसी सर्विस की ज़रूरत है, कोई डेटा वगैरह चाहिए, तो वो अपनी रिक्वेस्ट जो भेजेंगे वो सर्वर को भेजेंगे, सर्वर उन्हें सर्व करेगा। तो क्लाइंट सर्वर में एक सर्वर होता है, बाकी सारे क्लाइंट्स होते हैं। जो भी रिक्वेस्ट होगी वो सर्वर के पास जाएगी क्लाइंट के थ्रू, यानी क्लाइंट सर्वर को रिक्वेस्ट भेजेगा। अब दो तरह के सर्वर हैं, कंप्यूट सर्वर और फाइल सर्वर। कंप्यूट सर्वर में हमारे पास ये है कि क्लाइंट रिक्वेस्ट करेगा सर्विसेज के लिए, और फाइल सर्वर में ये है कि provides interface for clients to store and retrieve files। फाइल सर्वर में क्लाइंट जो है वो स्टोर या रिट्रीव कर सकता है फाइल्स को, और कंप्यूटर सर्वर में क्लाइंट जो है वो सिर्फ सर्विसेज की रिक्वेस्ट कर सकता है।
पीयर टू पीयर कंप्यूटिंग। क्लाइंट सर्वर में मैंने आपको ये बताया कि एक क्लाइंट मैनी क्लाइंट्स होंगे और एक सर्वर होगा। पीयर टू पीयर में ऐसा कोई सिनेरियो नहीं है। यहाँ पे हर कंप्यूटर इक्वली काम कर रहा होता है। इसके अंदर कोई एक मेन पार्ट नहीं होता। P2P doesn't distinguish clients and servers. Instead, all nodes are considered peers. तमाम nodes peers होती हैं। हर node client, server दोनों के तौर पे काम कर सकती है। वेब बेस्ड कंप्यूटिंग जो वेबसाइट्स के थ्रू होती है, वेबसाइट्स पे इंटरनेट के थ्रू जो कंप्यूटिंग होगी वो वेब बेस्ड कंप्यूटिंग होगी। वेबसाइट्स के थ्रू नेटवर्क के थ्रू वेबसाइट्स पे लोग कनेक्ट हो, ये वेब बेस्ड कंप्यूटिंग हुई। ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम्स। अब ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम्स क्या होते हैं? ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम्स जिनका कोड इजीली अवेलेबल हो, यानी उनमें कोई भी कभी भी अपने हिसाब से चेंजेस कर सकता हो। ऑपरेटिंग सिस्टम मेड अवेलेबल इन सोर्स कोड फॉर्मेट rather than just binary closed source। दो तरह के यहाँ पास ये होते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम, क्लोज सोर्स या ओपन सोर्स। क्लोज सोर्स वो होते हैं जिनका हमारे पास कोड मौजूद नहीं होता, जैसे कि विंडोज़ है, विंडोज़ का कोड हमें नहीं मिलता। लेकिन हमारे पास जो लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है उसका कोड हमें इजीली अवेलेबल है इंटरनेट पे, वो हम लेके वहाँ उसके अंदर चेंजेस वगैरह कर सकते हैं। यहाँ पे एग्जांपल्स दी हुई हैं कि GNU लिनक्स या BSD यूनिक्स, सन सोलारिस, ये सब ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं। Here are some reference materials where which we prepare our slides। आप इन बुक्स को भी देख सकते हैं इन टॉपिक्स को पढ़ने के लिए। तीनों बुक्स हैं ये, इनकी ई फॉर्म भी अवेलेबल है इंटरनेट पे। So chapter 1 complete. It's all about introduction। इसके अंदर हमने सब चीज़ों का थोड़ा थोड़ा इंट्रोडक्शन लिया है। बाकी हम आगे आने वाली वीडियोस में सारी चीज़ों को डीपली डिस्कस करेंगे। If you have any queries, please comment. We will answer you. Please like, share and subscribe our channel. Thank you.